हाय बच्चों। आज का जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 ले रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है मैथ्स की इस सीरीज में, जो हमारे 6th क्लास की मैथ्स सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पैटर्न्स के बारे में जाना, शेप्स और भी चीज़ों के बारे में जाना। अब हम जानते हैं भिन्न के बारे में। भिन्न यानी होता है इंग्लिश में फ्रैक्शंस कहते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को दो या दो से अधिक भागों में बांटते हैं, तो उसको अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन में किसी एक पार्ट को दिखाना हो तो हम उसे किस पार्ट में दिखाते हैं? फ्रैक्शंस पार्ट में दिखाते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैंने एक ये रोटी है, इसको दो पार्ट में करा, ठीक है। तो एक रोटी को कितने पार्ट में करते हैं? दो पार्ट में। तो ये वाला पार्ट एक हाफ होगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? हाफ। ये हाफ हाफ पार्ट मिलके क्या बनते हैं? पूरा एक पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के जो चीजें, इन फ्रैक्शन चीजें या भिन्न में आपको समझ में आएगा। तो आइए चैप्टर देखते हैं और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हमें समझ में आता है। स्मरण कीजिए कि जब कुछ पूर्ण संख्या वाली वस्तुएं समान रूप से साझा की जाती हैं तो भिन्न हमें बताता है कि प्रत्येक का कितना भाग है, मतलब उसका कितना पार्ट है। अगर किसी चीज को अगर अपन डिवाइड करें तो वो पार्ट कितना, वो क्या बताता है? भिन्न बताता है, यानी फ्रैक्शंस बताता है। शबनम, क्या आपको याद है यदि एक रोटी दो बच्चों के बीच समान रूप में बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? प्रत्येक बच्चे को आधी रोटी मिलेगी, ठीक है। अगर दो बच्चों को बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चे को क्या मिलेगी? आधी रोटी मिलेगी। एक को आधे भाग को भिन्न में ये लिखा जाता है, मतलब अगर आपको एक पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो जो ये हाफ पार्ट, इसको क्या लिखा जाएगा? सिर्फ इतने पार्ट को क्या लिखा जाएगा? हाफ। और इस पार्ट को क्या लिखा जाएगा? हाफ। ठीक है, समझ गए? मतलब जो एक रोटी है उसको कितने भाग में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, ठीक है। अगर मैं इसी रोटी को अगर तीन भागों में बांटता तो मैं इसको क्या लिखता? 1/3। एक पार्ट क्या होता है? ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3, ठीक है। इस तरह तो कितने पार्ट में आप बांटोगे? यदि एक रोटी को चार बच्चों में बराबर बांट दी जाए तो प्रत्येक बच्चे के पास कितनी रोटी आएगी? 1/4। प्रत्येक बच्चे के पास, मतलब चार बच्चे होंगे तो चारों के पास क्या आएगा? 1/4 ऑफ एक रोटी आएगा। तो इस तरह क्या करना है आपको? फ्रैक्शंस आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये 1/4 आएगा। अब देखना, अब पता करना है, अब देखना है कि 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, ठीक है। दोनों में से बड़ा कौन सा है? जब दो बच्चों के बीच एक रोटी को बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे के पास डेढ़ रोटी मिलती है। जब चार बच्चों को एक रोटी से बांटा जाए तो प्रत्येक को 1/4 रोटी मिलेगी। चूंकि दूसरे समूह में अधिक बच्चे समान संख्या की रोटी बांटते हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चे को कम भाग मिलेगा। अतः 1/2 रोटी से एक बार, मतलब देखो, जब पहली रोटी ली तो कितने बचे थे? सिर्फ दो। और दूसरी में चार। रोटी का साइज सेम है, पर यहाँ पे बच्चे ज्यादा बढ़ गए और यहाँ पे कम है, तो ज्यादा रोटी किनको मिलेगी? ऑफ कोर्स इनको मिलेगी, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा कौन होगा? 1/2 होगा, ना कि 1/4। एरिया से भी डिसाइड कर सकते हैं, ये एरिया छोटा है, ठीक है, ये क्या है? छोटा एरिया है। पर अगर पूरी हाफ रोटी माने तो वो क्या है? बड़ी है। तो 1/2 क्या बड़ा होगा? 1/4 से। हमेशा याद रखना, अगर फ्रैक्शंस में है तो अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो वो क्या होगा? सामने वाली वैल्यू से बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह फ्रैक्शंस काम करते हैं। और भी चीजें अपन फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सब फ्रैक्शंस में किस तरह होता है। भिन्नात्मक इकाइयों और समान भाग, मतलब फ्रैक्शन यूनिट एंड इक्वल, इक्वल शेयर्स, ठीक है। कितने शेयर्स यानी कितने भागों में बांटा जा रहा है। कौन सा भिन्न बड़ा है, मतलब कौन सा 1/5 बड़ा है या 1/9 बड़ा है? तो मैं बता चुका हूं कि 1/5 क्या होगा? 1/9 से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि 9 या 5 से बड़ी है, अतः मुझे लगता है कि 1/9 की संख्या 1/5 से बड़ी। क्या मैं सही हूँ? हम मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं है। नहीं, यह एक सामान्य गलती है। इन्हें भिन्नों को भाग के रूप में सोचिए। भिन्नों को भागों के मतलब डिवाइड के रूप, मतलब अलग अलग करने के रूप में सोचिए। अरविंद क्या कहता है? यदि एक रोटी पांच बच्चों में बांटी जाए तो प्रत्येक को 1/5 भाग मिलेगा, और 9 बच्चों में बांटी जाए तो 1/9 भाग मिलेगा। बिल्कुल सही। अब पुनः सोचिए कि कौन सा भाग अधिक होगा? कौन सा भाग अधिक होगा? जिन पांच बच्चों को बांटी जाए, क्योंकि अगर 9 बच्चों में रोटी बांटी गई तो तीन, तीन छः, और तीन नौ, तो 9 पार्ट ऐसे होंगे, पर 5 पार्ट अगर होंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच।
क्या होंगे, बड़े पार्ट होंगे। तो इस तरह भी क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो 1/5 क्या बड़ा होगा, 1/9 से। ओ, तो अब बताइए इन दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन सा होगा। 1/100 किससे बड़ा होगा, 1/200 से। ये हमें पता लग गया, ठीक है। जब एक इकाई को हम समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग भिन्नात्मक इकाई का कहा जाता है। मतलब अगर एक ही वैल्यू को हम अलग अलग पार्ट में बांटे जाएं तो उसे क्या कहते हैं, भिन्नात्मक इकाई। मतलब फ्रैक्शनल यूनिट, मतलब फ्रैक्शनल यूनिट यानी यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है। मतलब एक ही चीज को पहले दो भागों में बांटा, मतलब मान लो एक रोटी को दो भाग में, एक को तीन, मतलब एक रोटी को तीन पार्ट में। इस तरह एक को चार, एक को पांच, मतलब एक रोटी को अगर 100 पार्ट में बांट दूं मैं, इस रोटी को ही अगर मैं 100 पार्ट में बांट दूं तो क्या होगा, वो 1/100 लिखा जाएगा। हम कभी कभी भिन्नात्मक इकाइयों को इकाई भिन्न भी कहते हैं, मतलब हम उसे यूनिट फ्रैक्शन या फ्रैक्शन यूनिट दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। 3 अमरूद का भार 1 किलोग्राम है। मतलब जैसे कि 3 अमरूद है, ठीक है, उनका वेट कितना है, 1 केजी। यदि वे लगभग समान आकार के हों, मतलब सेम साइज के हों, तो प्रत्येक अमरूद का भार कितना होगा, मतलब हर एक अमरूद का भार कितना होगा। तो क्या करोगे, 1/3। 3 अमरूद थे, उनका क्या, जैसे कि 1000 केजी, ठीक है, 1000, मान लो 1000 ग्राम है, ठीक है। और अमरूद कितने हैं, 3 अमरूद है, ठीक है। तो 3 को 1000 से अगर डिवाइड कर दोगे तो पता लग जाएगा कि तीनों अमरूद कितने 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 डिविडेंड के थे, मतलब कितने कितने उसमें डिवाइड हुए। तो देखो, अब 3 अमरूद का भार कितना है, 1 केजी है। तो यदि लगभग समान आकार के हो, मतलब सेम साइज के हो, तो प्रत्येक अमरूद का लगभग भार क्या होगा। तो प्रत्येक अमरूद का भाग होगा 1/3। कितना होगा, प्रत्येक अमरूद का भाग 1/3 होगा जब इन तीनों, ठीक है। अब ये इन तीनों का भार 1/3 होगा, कैसे होगा वो आप आगे भी समझ पाओगे। मान लो एक अमरूद का भाग कितना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है। जब इन तीनों को प्लस करोगे तो वो आएगा 3/3। 3/3 से क्या हो जाएगा, ये 1 बचेगा। इसीलिए इसको 1/3 लिख सकते हैं। अब ये चीजें आप आगे भी जाके और फ्रैक्शंस में समझेंगे। अब ये चीजें, एक थोक व्यापारी 1 केजी चावल को समान 4 पैकेट में पैक किया, ठीक है। उसने 1 केजी को कितने पैकेट में पैक किया, 4 में। तो इस तरह वो हर एक पैकेट में कितने आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। 4 मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस ऑर्डर किया, ठीक है। 4 मित्र थे, है ना, लोग कितने थे, 4। उन्होंने कितने गिलास ऑर्डर किया, 3 ऑर्डर कर दिया। इसे आपस में बराबर बांटा, प्रत्येक ने गिलास गन्ने का रस पिया। मतलब प्रत्येक ने क्या पिया, 3/4 गिलास का जूस पिया। मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितने गिलास आए थे और कितने लोग थे, 3/4 क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन चीज अब और अच्छे से आगे भी समझ जाओगे जब आगे अपन और एक्सरसाइज और क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि बच्चे कितने थे, 3, और टोटल नंबर ऑफ ग्लास कितने थे, क्वांटिटी कितनी थी, 4। अब ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है, जैसे कि, या फिर एक बड़ी मछली का भार है 1/2 किलोग्राम है, एक छोटी मछली का भार 1/4 किलोग्राम है। दोनों का सम्मिलित वजन कितना होगा। अगर एक का भार कितना है, 1/2 केजी। अब जब दोनों का भार आप करोगे तो कैसे नापोगे, दोनों का भार आप ऐड कर दोगे। जब ऐड करके आप वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 3/4। अब ये 3/4 कैसे आएगा, ये आगे जाके आप और चीज अच्छे से समझ पाओगे, पर अभी मैं समझा रहा हूँ कि वो क्या आएगा, 3/4 आएगा। अतीत से ज्ञान, भिन्न शब्द का प्रयोग और नामकरण भारत के प्राचीन काल से हो रहा है, पहले भी होता था। ऋग्वेद, देखो, जो भी चीजें निकली है वो कहाँ से निकली है, वेदों से निकली है। जितना भी मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, सब कहाँ से निकला है, वेदों से आया है हमारे पास। वेदों में 3/4 को त्रिपद क्या कहा गया है, त्रिपद कहा गया है। इसकी वही अर्थ है जो आज कई भारतीय भाषाओं में 3/4 के प्रयुक्त शब्दों का होता है। जैसे हिंदी में बोलचाल की भाषा 3 पाव, तमिल में मुक्काल, वास्तव में भिन्न के लिए जो शब्द आज हम अनेक भारतीय भाषाओं में प्रयोग करते हैं वे प्राचीन समय से प्रचलित है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट है वो कहाँ से मिले, हमें वेदों से मिले। मैथ्स भी कहाँ से मिला है, वेदों से मिला है। आपके घर, नगर या राज्य में विभिन्न भाषाओं में भिन्न को के लिए
फ्रैक्शंस के लिए उपयोग करने वाले शब्दों को खोजिए एवं उसकी चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपना उत्तर लिखना। अगर कुछ ऐसी चीजें मिलती है, अब जैसे कि संपूर्ण के हिस्सों के रूप में भिन्नात्मक इकाई, मतलब अब पार्ट्स में हम कैसे फ्रैक्शन यूनिट दिखा सकते हैं, मतलब पार्ट्स में कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि ये पूरा क्या हो गया, एक हो गया। इसको अगर मैं दो पार्ट में काट दूं तो एक पार्ट क्या हो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा 1/2। पर अगर इसको मैं अगर तीन पार्ट में काट दूं, बराबर, तीन पार्ट में क्या कर दूं मैं इसको, मान लो काट देता हूँ। ठीक है, मान लो अगर तीन पार्ट में काट दिए इसको, ठीक है, बराबर तीन पार्ट में काट दिए तो वन, एक पार्ट क्या हो जाएगा, 1/3। मतलब एक पूरे को कितने पार्ट में काटा, तीन, इसको भी 1/3, इसको भी 1/3। अगर इसको चार पार्ट में काट दूं, बराबर, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4। तो इस तरह क्या करा जाता है, फ्रैक्शंस यूज किया जाता है। जैसे कि ये नीचे गए दो हिस्सों को तोड़ी गई चिकनी का चित्र दिखाया गया, प्रत्येक टुकड़ी मूल चिक्की का कितना हिस्सा है। जैसे कि अगर एक को चार भाग में तोड़ा गया तो ये वाला जो पार्ट होगा, जो सिंगल बचा होगा, जो सिंगल बाहर निकला होगा, ठीक है, तो ये सिंगल पार्ट है। पर ये कितने भागों में बांटा हुआ है, मतलब कितने में से निकला, चार। मतलब जब इनको चार भागों में बांटा गया, उसका ये 1/4 है। अगर मान लो इसको तीन भागों में बांटा जाता, मान लो अगर तीन भागों में बांटा जाता तो इसको 1/3 लिखते हैं, पर ये चार भागों में बांटा गया इसलिए इसको क्या लिख रहे हैं, 1/4। ये भी क्या होगा, 1/4, ये भी होगा 1/4, ये भी होगा 1/4। पर अगर ये सिंगल 1/4 है तो ये अगर मैं कंबाइन गिनूं, ये पूरा तीनों, ये सिर्फ इतना पूरा कंबाइन, ये कितना होगा, ये होगा 3/4। क्यों, क्योंकि इसमें एक दो तीन, ये कितने हैं, तीन इसमें ये है, ऊपर जो चिक्की है वो तीन है, और टोटल कितने हैं, ये चार पार्ट थे। ठीक है, टोटल पार्ट में से जितने पार्ट उसके पास बचे हैं वो कैसे लिखाएगा, इस तरह। मान लो कभी मैं इसमें से एक और पार्ट निकाल देता, ये वाला पार्ट भी मान लो मैं हटा देता हूँ, तो कितना पार्ट बचा, ये पार्ट बचा। तो ये पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/4 तरीके से लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा इसको, अगर ये दो पार्ट ही बचे तो 2/4। ठीक है, इस तरह से सॉल्व होता है, क्योंकि ये चार पार्ट थे उसमें से क्या हुआ, ये 2/4 है। पर सिंगल सिंगल क्या होगा, ये 1/4 होगा। मतलब अगर सिर्फ सिंगल पार्ट काउंट करूं, अगर इस सिंगल को काउंट करूं तो ये होगा 1/4, ये होगा 1/4, ये होगा 1/4। पर ये अलग अलग 1/4 होंगे। पर अगर तीनों को साथ मिला दे तो होंगे 3/4। तो इस तरह क्या किया जाता है, इन चीजों को शेप के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि अगर मैंने इसको छह भागों में बांटा, बराबर छह भागों में बांट दिया, जैसे कि ये एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये क्या, एक भाग, मतलब जो सिंगल भाग है, ये वाला भाग, ये वाला क्या कहलाएगा, 1/6। पर मान लो अगर इसको हटा दे तो ये क्या बचा, ये बचा पूरा एक। और अगर इस कनेक्टेड को गिने तो कितने कितने बॉक्स बचे, एक दो तीन चार पाँच, तो ये हो जाएगा 5/6। और सिंगल, हर एक का भाग कितना बचेगा, मतलब अगर ये पांचों कनेक्टेड है तो ये 5/6 है। पर अगर अलग अलग है, सिंगल सिंगल, अगर इनकी अपन आइडेंटिटी जाने, सिंगल क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएगा 1/6, ये कहलाएगा 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6। पर अगर मान लो ऊपर के तीन काउंट करो, सिर्फ ये तीनों को काउंट करो, तो ये होगा 3/6, ये भी होगा 3/6। पर अगर मान लो अगर मैं दो को काउंट करना चाहता हूँ सिर्फ, और दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो वो हो जाएगा 2/6। तो इस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि हम किस तरह उसका फ्रैक्शंस निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैंने इसको एक ट्रायंगल की फॉर्म में काटा है, ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना। अब देखो ट्रायंगल कितने हैं, एक ट्रायंगल तो ये है, सेकंड ये भी एक ट्रायंगल है ना, थर्ड ट्रायंगल ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये। मतलब एक ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं अपन, 1/6 लिखेंगे। ठीक है, और अगर मैं पांच ट्रायंगल गिनूं, अगर इसमें पांच ट्रायंगल कंबाइन है तो वो क्या आएंगे, 5/6। अगर तीन ट्रायंगल गिनूं, मतलब मान लो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल गिनूं, मतलब सिर्फ ये वाला ट्रायंगल्स अगर गिनूं तीन, तो वो हो जाएंगे 3/6। तो इस तरह क्या किया जाता है, हर एक को लिखा जाता है। पर अगर हर एक इंडिविजुअल को गिनोगे तो क्या गिनूंगा, 1/6 गिनूंगा। मतलब हर एक इंडिविजुअल को क्या गिनूंगा, 1/6। मतलब ये वाला ट्रायंगल भी 1/6 है, क्योंकि मैंने एक पूरे पार्ट में से छह पार्ट काटे हैं। मतलब ये एक दो तीन चार पाँच छः, छह पार्ट मैंने काटे हैं, या चक्की के छह पार्ट मैंने किए हैं। तो समझ में आया फ्रैक्शंस को किस तरह लिखा जाता है। जैसे कि अब अगर मैंने इसको तीन पार्ट में, तीन इक्वल पार्ट में काटा, तो हर एक कितना होगा, 1/3, ये भी होगा 1/3, ये भी होगा 1/3, है ना। और अगर मैं सिर्फ दो पार्ट काउंट करूं, मान लो अगर मैं इन दोनों को काउंट कर रहा हूँ,
और मैंने ये वाला जो है ये ऐसे अलग निकाल के रख दिया। अब इसमें ये नहीं है, सिर्फ ये दोनों है। तो इन दोनों को मैं क्या लिखूंगा कंबाइन में, इन दोनों को कंबाइन लिखूंगा 2/3। ठीक है, इस तरह। और बाकी सिंगल तो इंडिविजुअल तो क्या है, ये 1/3 है ही है। तो हमने चक्की को 3 बराबर भागों में बांटने पर यह टुकड़ा मिलता है, अतः ये 1/3 चक्की है। मतलब ये सिंगल चक्की कितनी है, 1/3। जो इसके बगल वाली है वो भी 1/3, ये भी 1/3। पर अगर मान लो इसी चक्की में एक और चक्की में ऐड कर देता, ये चिपकी हुई है ये चक्की, ठीक है, तो ये टोटल क्या हो जाता है, ये पूरा क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है दोनों मिला के। तो इस तरह हम फ्रैक्शंस को या भिन्न कर को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये नीचे दी गई एक्सरसाइज है, इसको भी आपको करना है कि देखो अगर ये दो है तो ये सिंगल पार्ट है, ठीक है। ये अगर एक ट्रायंगल है तो इसमें कितने पार्ट हो सकते हैं, या फिर कितना इसको कहेंगे, इस ट्रायंगल को कितने पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह फ्रैक्शंस कितने निकल सकते हैं वो हमें देखना है या करना है। भिन्नात्मक इकाइयों द्वारा मापन, मतलब आप मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, फ्रैक्शंस के थ्रू, ठीक है। भिन्नात्मक इकाइयों द्वारा यानी यूनिट फ्रैक्शन द्वारा मापन यानी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। एक कागज की पट्टी लीजिए, ये ली। कागज की पट्टी को इस इकाई का लंबा मानेंगे, एक इकाई लंबा मानेंगे, मतलब 1 यूनिट। कितना मानेंगे, 1 यूनिट। इसको क्या मानेंगे, 1 यूनिट मांगे। एक कागज की पट्टी, पट्टी को दो समान भागों में मैडिंग एवं पीठ पट्टी को पुनः खोलें। पट्टी की लंबाई को एक इकाई मानते हुए मोड़ने का निशान क्रीज द्वारा बनाई गई पट्टी को दो नए भागों में लंबाई किया। मतलब देखो ये जब ये एक पट्टी तो ये क्या हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी। जब इसको दो भागों में बांटा के तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। ये भी हो जाएगा 1/2, क्योंकि एक पट्टी को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया, ठीक है। अगर मैं इसको 3 भाग में बांटूंगा तो 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह ये किया गया। अब अगर इसको मैं 4 भागों में बांट दिया तो ये हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4, ये है 1/4 और ये है 1/4। पर ये सिंगल होगा 1/4। अगर मैं दो को कंबाइन करूं तो मैंने दो कंबाइन करे तो क्या हो जाएगा, 2/4। तीन को कंबाइन करा तो 3/4, चार को कंबाइन करा तो 4/4, और चारों को कंबाइन करते तो सिंगल एक बन जाएगा। मतलब अगर चारों कंबाइन हो गई तो एक ही बनेगा ना, क्योंकि पहले एक ही था, उसको तो मैंने 4 भागों में तोड़ा है, ठीक है। तो इस तरह क्या किया जाता है, फ्रैक्शन को लिखा जा सकता है। अब जैसे कि मान लो इसको कितने भाग में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब हर एक भाग कितने का है, 1/8। ये भी 1/8 1/8 1/8, तो ये क्या आ जाएगा, 1/8। 1/8 का दो गुना कितना होता है, 1/8 का दो गुना होगा 2/8, ठीक है। ये होगा 3/8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/8। ये हो जाएगा 4/8, ये हो जाएगा 5/8। मतलब 1/8 का 3 गुना, ठीक है। 1/8 का 4 गुना, 1/8 का 8। अब अगर मैं लास्ट भी दूं वन, ये क्या हो जाएगा, एक ऊपर 7/8, मतलब 1/8 का 7 गुना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, क्योंकि अपन इसमें क्या कर रहे हैं, मैंने इसको 8 भाग, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां खाना है। तो ये यहां से लेके यहां तक जो कंबाइन होगा यहां तक, वो क्या हो जाएगा, 7/8। यहां तक अगर मैं मानू तो 6/8, यहां तक 5/8। पर सिंगल अगर इंडिविजुअल मानू कि सिर्फ ये भाग कितना होगा, ये होगा 1/8, क्योंकि ये सिंगल ही है। ये अगर सिंगल यूनिट मानो तो ये भी वन, मतलब सारी यूनिट बराबर होती है 1/8। पर अगर दो या तीन को कंबाइन करें तो वो क्या हो जाती है, अलग वैल्यू जाती, जितनी वैल्यू अपन उसमें लेते हैं। जैसे कि जो भिन्नात्मक क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, यानी फ्रैक्शनल यूनिट होती है उनको, फ्रैक्शनल क्वांटिटीज होती है उनको फ्रैक्शनल यूनिट के थ्रू मापा जा सकता है। मतलब अपन जो क्वांटिटी होती है उसको ऐसे फ्रैक्शन में कर करके क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। यह अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अगर एक सर्कल को हाफ कर दिया तो होता है 1/2। दो सर्कल हो गए तो 1/2 प्लस 1/2 होता है 2। अगर तीन सर्कल हो गए तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा, 3/2। ये हो जाएगा 4/2, ठीक है। ये हो जाएगा 5/2, यानी 5 गुना। तो ये तो 2 2 4, यानी ये कितने सर्कल हो गए, एक सर्कल दो सर्कल, ठीक है। ये तो एक सर्कल कंप्लीट, और ये हाफ, यानी ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये ऐसे हाफ, ये जो हाफ होगा वो तो हाफ है ही, ठीक है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन को ऐड भी कर सकते हैं, वो अपन आगे जाके सीखेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी। बस आपको अभी ये समझना है कि फ्रैक्शंस को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं।
हम भिन्नात्मक इकाइयों को एक साथ एकत्र कर बता सकते हैं कि कुल कितनी मात्रा है। एक एक बाय दो, इस तालिका को दो और चरणों तक जारी रखें। तो देखो, एक बाय दो की इस तालिका को, मतलब इस जो फ्रैक्शंस हैं इनको क्या करना है, दो चरणों तक और जारी करना है, मतलब दो वैल्यू और लिखनी है। तो मैंने बताया था, जैसे कि मान लो 1/2 काटा इसको, ठीक है, 1/2 है। फिर 2/2 काट दिया, ठीक है, दो हिस्सों में बांट दिया, फिर 3 हिस्सों में बांट दिया, फिर 4 हिस्सों में बांट दिया, फिर ऐसे ऐसे करके मान लो अगर 100/2 भी लिखो तो मतलब दो चीजें हैं उसको कितने हिस्सों में बांट दिया, 100 चीजों में, 100 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो इस तरह का कर सकते हैं इसको, मतलब सॉरी, एक हिस्से को दो में बांट दिया, दो हिस्से को दो में बांट दिया, तीन हिस्से को तीन में बांट दिया, चार हिस्से को दो में बांट दिया, मतलब जो 100, जो मतलब दो हिस्से हैं उसको किस हिस्से में बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। अब यह और चीजें आप आगे समझ पाएंगे, जैसे क्या आप 1/4 के लिए समान तालिका बना सकते हैं, मतलब 1/4 के लिए कैसे लिख सकते हैं, 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। कैसे, मतलब चार जो हिस्सा है उसको कितने, एक ही सिंगल है, ठीक है, मतलब चार जो हिस्सा है इसको हाफ करा, मतलब इसको ये 1/4, यानी ये 1/4 होगा, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4। पहले तो ये 1/4 अकेला है, ठीक है, जब 2/4 हो जाएगा मतलब दो वैल्यू मिल गई है, दो। जब तीन हो जाएगा तो तीनों मिल गए, ये तीन का बता रही है, फिर चारों तो मतलब चारों का बता रहा है। ठीक है, इस तरह 5/4, 6/4 भी हो सकता है। कागज की पट्टी की सहायता से 1/3 बनाएं। क्या आप 1/6 बनाने का उपयोग कर सकते हैं। देखो, मान लो अगर ये कागज की पट्टी है, इसको अगर मैं 1/3 बनाऊं, तीन लिखा है मतलब कितने पार्ट में बांटा गया, इसको तीन पार्ट में बांटा गया, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3। अगर इसको छः, अब छः बनाने को, अगर इसको छः बनाने का उपयोग करना है तो इसको कितने भाग में काटना है, बहुत सिंपल, इसको छह भागों में काट देना है, वो भी बराबर, एक दो तीन चार पांच और एक ये छह, तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1/6, 1/6, 1/6। पर अगर ये 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/3 यानी 1। ये कितना है, 1/6 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2/6, ये तीनों 3/6, चारों 4/6। ठीक है, इस तरह क्या करना है, ये चीजें कैलकुलेट करनी है। एक चित्र बनाएं और उपरोक्त के अनुसार योग कथन लिखिए। 1/4 रोटी को 5 गुना, 1/4 रोटी को 5 गुना, मतलब इसको करना है 5/4। क्या होगा इसका, 5/4, मतलब 5/4 यानी मैंने एक रोटी ली, ठीक है, उसके कितने हिस्से किए, चार हिस्से किए, ठीक है, ये चार हिस्से कर दिए, ठीक है, ये चार हिस्से तो है ही, पर इसके साथ पांचवा हिस्सा और, मतलब ये वाला पार्ट और है। ठीक है, अगर छह हिस्सा होता तो ये, सात हिस्सा होता तो ये, आठ हिस्सा होता तो पूरी दो रोटियां बन जाती। ठीक है, इस तरह, तो इस तरह क्या होगा, ये चीजें आप और समझ पाएंगे, जैसे कि ये क्या हो गए, एक 9/4, 9/4 मतलब दो रोटी तो है ही, पर एक और हिस्सा अलग भी है, कोना। ठीक है, ये और चीजें आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब इसको रोटियों के एग्जाम्पल से या फिर ऐसे एग्जाम्पल से देखेंगे जो इजी हो, जैसे कि प्रत्येक भिन्नात्मक इकाई को सही चित्र के साथ जोड़ा बनाइए। अब जैसे कि सही चित्र के साथ जोड़ा, तो 1/3 के लिए मतलब एक रोटी को तीन हिस्से में बांटा, ये रहा, एक रोटी को पांच हिस्से में बांटा, कौन सा वाला पांच हिस्सा है, ये वाला है क्या, एक दो तीन, हाँ, एक रोटी को छह हिस्से में बांटा और एक रोटी को आठ हिस्से में बांटा, तो ये हो गया। हम भिन्न 3/4 को आमतौर पर 3/4 या 3/4 पढ़ते हैं, मतलब 3/4 या फिर 3/4, लेकिन 3 गुना 1/4 के रूप में पढ़ने से हम भिन्न के आकार को समझने में सहायता मिलती है, मतलब कि कितने पार्ट में उसे बांटा गया है, क्योंकि यह स्पष्ट दिखाता है कि भिन्नात्मक इकाई 1/4 है और यहाँ ऐसी कितनी भिन्नात्मक इकाई है, तीन, मतलब 1/4 के कितने पार्ट है, तीन पार्ट है, मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, मतलब जब एक रोटी को उन्होंने चार भागों में बांटा, तो यहाँ पे सिर्फ अगर मुझे तीन रोटियों के बारे में बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, 1/4 के कितने भाग है, तीन भाग है, मतलब ये भी और ये भी, अगर ठीक है, अगर दो ही भाग दिखाने होते तो 2 गुना, मतलब कैसे लिखता है, 1/4 का 2 गुना, यानी दो ही भाग है इसके। ठीक है, तो इस तरह क्या समझ सकते हैं, स्मरण कीजिए कि हम भिन्न की ऊपरी संख्या और निचली संख्या को क्या कहते हैं, भिन्न 5/6 में पांच अंश है और छह हर है। पांच अंश मतलब
न्यूमरेटर, और हर मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं, या फिर अंश और हर कहा जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहा जाता है, तो अब ये याद रखना, अंश और हर कहा जाता है। बच्चों को विभिन्न आकृति जैसे वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज आदि का उपयोग करके भिन्नात्मक इकाइयों को समझने का अवसर दीजिए। संख्या रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करना, मतलब नंबर लाइन पर क्या करना, फ्रैक्शन को का माप अंकित करना, मतलब फ्रैक्शन को कैसे आप उसमें माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मतलब फ्रैक्शंस बनाना है अब इस नंबर लाइन पे। जैसे कि मान लो ये जो पूरा क्या है, ये एक लेंथ है। ठीक है, अगर ये इसके यहां से मैं चला और आधे रास्ते रुक गया, तो मैं आधे रास्ते रुका मतलब इस एक को मैंने कितने पार्ट में बांट दिया, दो पार्ट में बांट दिया। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, जैसे कि ये दिख गया। नीली रेखा को लंबाई कितनी है, बॉक्स के वह लिखे नीली रेखा की लंबाई कितनी, मतलब ये पूरा एक लाइन थी। ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट में बांटा तो 1/2 1/2 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको तीन पार्ट में बांटता तो 1/3 हो जाता, और तीनों पार्ट क्या होते हैं, 1/3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो सेम चीज को अगर मैं तीन भाग में बांटू, ये और ये समान लेंथ, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक यानी सेकंड 1/3 क्या हो गया, और 2/3। ठीक है, अगर दो लेंथ ले रहा हूं, मतलब ये भी और ये भी, तो क्या हो जाता, 2/3 हो जाता उस लेंथ का। ठीक है, क्योंकि मैं दूसरे हिस्से तक पहुंच गया। जैसे कि ये 1/2 लंबाई है। ठीक है, जैसे कि अब ये 1/3 है, तो ये क्या होगा, अगर ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, पर 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा, हमेशा 1 बचेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जैसे कि ये वाला पार्ट होगा 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि एक को कितने में बांटा गया, 5 भाग में, तो ये 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5। तो 1/5 फिर 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 करके क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो 4/5 इसको कितने में बांटा गया, अगर मतलब ये कहना चाहता है कि यहां से यहां तक जब तुम आओगे तो हो जाएगा 2/5 हिस्सा होगा। तुम अगर यहां से यहां आओगे तो 3/5 होगा, अगर स्टार्टिंग से यहां तक आओगे तो 4/5 हिस्सा होगा, किसी भी एक पार्ट का, जितने पार्ट में आप डिवाइड करते हो, मतलब उसको तोड़ते हो। जब आप इकाई को 8 बराबर भागों में बांटा गया, 8 अगर जैसे कि अगर मान लो ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, अगर इसको 8 भागों में बांटा गया तो ये हो जाएगा 1/8, है ना, ये हो जाएगा 2/8, ये हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 8/8 तक, जब तक कट ना जाए, 8/8 करके क्या ना जाए, 1 ना आ जाए, तब तक क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा है, पर हर एक इंडिविजुअल हिस्सा कितना है, मतलब अगर ये इतना 1/8 है, अगर मैं 1/8 से 2/8 गिनूं तो वो भी 1/8 है। मतलब एक इंडिविजुअल हिस्सा तो 1/8 ही होगा, पर अगर मैं दो हिस्से ले लूं तो वो 2/8 हो जाएगा, 3 ले लूं तो 3/8, 4 हिस्से ले लूं तो 4/8, 5 ले लूं तो 5/8। इस तरह की चीजें बढ़ती जाएंगी हर एक फ्रैक्शंस वैल्यू में। संख्या रेखा पर 1/10, 3/10 और 4/10 की लंबाई की रेखा दर्शाइए। ठीक है, 4/5 की क्या करनी है, दर्शानी है। तो ये क्या कर सकते हैं, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या काटा गया है, मान लो 0 से 10 यहाँ 1 तक है। ठीक है, तो इन्होंने इसको कितने भाग में बांटा है, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये हो जाएगा 1/3, फिर क्या आएगा 2/3, और सॉरी ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 4/10, 5/10, 6/10 और 10/10 करके जब आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब 4/5। ठीक है, और 4/5 की लंबाई की रेखा को दर्शाइए। 4/5 क्या होगा, मान लो ये हो जाएगा 8/10। ठीक है, तो 2 4 8 और 2 5 10, मतलब 8/10 को ही क्या करा गया, 4/5 कहा गया। अब कैसे, जो लोवेस्ट वैल्यू होती है फ्रैक्शन की, जो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं ये 8 लिखा है 8/10, पर ये क्या है, इसकी लोवेस्ट वैल्यू है, मतलब सबसे कम वैल्यू है फ्रैक्शन की, नहीं, इसको काटा जा सकता है। कैसे, 2 4 8 और 2 5 10। अब 4/5 जो है ये इसकी लोवेस्ट वैल्यू है,
कैसे? अब 4/5 को इससे लोवेस्ट नहीं काटा जा सकता, मतलब अगर इसको आपको डिवाइड करना है तो आप किस में पॉइंट में आंसर आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, इसकी लोवेस्ट वैल्यू यानी सबसे न्यूनतम वैल्यू है। ठीक है, हाँ। तो अगर इस इकाई की लेंथ नापे, नीचे दी गई दर्शाई नीली रेखा और काली रेखा की लंबाई क्या है? 0 से 1 के मध्य दूरी इकाई की लंबाई है और यह दो बराबर भागों में विभाजित की है। अतः प्रत्येक भाग की लंबाई को, इसलिए नीली रेखा को 1/2 लंबी है। काली रेखा की लंबाई बताने वाली भिन्न को बॉक्स में लिखी है। मतलब देखो, इसको तो 1/2 लिख दिया, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, ये इसने इतने पार्ट को, ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3 पार्ट में बटा हुआ है। मतलब एक को क्या करा है इसने, 3/2 पार्ट में काटा है। ठीक है, तो मतलब सेकंड का ये थर्ड हिस्सा है। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। 1/1 का क्या है, ये हाफ है। ठीक है, जब ये 2 का हाफ हो जाएगा, यानी ये इस तरह हो जाएगा, तो 2 2 4 और 2 2 4, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये होता है क्या, अगर आप 2 के 1 के बाद लिखोगे तो क्या आएगा, 1/2, मतलब 1 1 तो है ही, प्लस हाफ भी क्या इसमें इंक्लूडेड है। तो इसको क्या लिखते हैं, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ये क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 1/5, 2, 2/5, सॉरी 1/5, 3, 1/5, 4, 1/5 और 5, 1/5। जैसे कि ये काली रेखा है, तो काली रेखा में ये क्या हो जाएगा, इसको 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 1। अब उसी तरह अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसको भागों में बांटा गया, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, सॉरी ये 2/5 नहीं, ये हो जाएगा 4/5, 5/5। देखो 4/5 के बाद क्या था, 5/5 आता, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5, क्योंकि 10/5 क्या होता, 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जैसे कि मान लो अगर ये 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 होता, फिर ये क्या होता, 3/2 होता, है ना, ये क्या होता, 4/2 होता। अगर 4/2 मैंने लिख दिया तो वो क्या हो जाता, सीधे वापस 2 हो जाता, क्योंकि मैंने क्या बोला, लोवेस्ट फॉर्म में लाना रहता है कभी कभी, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, जैसे 6/5, 7/5, तो इस तरह क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिश्रित भिन्न। क्या होता है कि नॉर्मल कुछ आपने, मिश्रित भिन्न यानी होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, नॉर्मल फ्रैक्शन तो हमें पता है 1/2, 3/2, 4/5, 6/10। मिक्स फ्रैक्शन यानी क्या होता है, कभी ना कभी आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया था 1/1/2। मतलब जैसे कि अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2/3 इंटू, जैसे कि 2/3 इंटू 1 लिखा हो तो अपन कर देते हैं 2/3, क्योंकि 1 का ऊपर मल्टीपल होता है। या फिर 2/3 और 4 लिखा है तो 4 का मल्टीप्लाई बीच में रहता है, पता है। पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन थोड़ा अलग तरीके से चलता है। इधर क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू है वो इससे क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, और जो वैल्यू आती है वो इससे क्या होती है, प्लस होती है। जैसे कि ये है 1 + 1/2, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो क्या हो जाएगा, 2 + 1/2, और ये क्या हो जाएगा 3/2। मतलब 3/2 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। अब जैसे कि मान लो 6/2/3, तो अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 2 का 6 से मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 6 12, तो 12 आ गया। 12 का मैं 3 में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15/2। मतलब 15/2 एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर अपन को मिश्रित भिन्न में लिखना है तो उसको इस तरह लिखेंगे, और भिन्न वाला तो अपन को फ्रैक्शन पता ही है। जैसे कि ये जो है, ये मिक्स फ्रैक्शन का ये पार्ट है। जैसे कि 3/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ,
ये 1/2 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, 5/2 को कैसे लिख सकता हूँ, ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। दिखाता है इसको किस तरह लिखा जाता है, इस तरह। पर इसको सॉल्व करना है तो 2 × 2 4 और +1 5, तो 5/2 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। आगे, क्या आप एक इकाई से छोटी सभी भिन्न में अंश हर से छोटा है, जबकि एक इकाई से बड़ी भिन्न में अंश हर से बड़ा है। देखो एक और चीज, अगर फ्रैक्शंस के बारे में समझना है, अगर न्यूमरेटर यानी जो अंश होता है, ठीक है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब अगर ये छोटा है, जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, पर नीचे वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, यानी 3 4 5, तो हमेशा क्या होगा, ये 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 से लेस होगा। पर अगर डिनोमिनेटर छोटा है यानी 2 है और ऊपर बड़ा है, तो ये होगा 1 से हमेशा बिग होगा, ठीक है। मतलब आपको क्या देखना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर नीचे वाला छोटा है तो क्या आएगा, हमेशा एक से बड़ा या एक आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये 1/2 है, तो यहाँ पे 2 बड़ा है, तो अगर इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, 0.5, जो कि 1 से छोटा है। पर अगर वहीं पे मैं 4/2 लूँ तो 2 2 जा 4, न्यूमरेटर बड़ा था तो हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा यानी 2 आया। मैं जानती हूँ कि 1/3 1/3 1/3 को 3/3 यानी 1, यदि मैं एक और 1/3 जोड़ती हूँ तो मुझे एक इकाई से अधिक प्राप्त होगा। मतलब जैसे कि अगर मैं 4/3 जोड़ता हूँ तो वो हमेशा एक से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। तो इस तरह ही पता लगता है, मतलब ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू में क्या डिफरेंस है, पता लगता है। 7/2 में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं, 7/2, जैसे कि अब 7/2, ठीक है, 7/2 भी क्या है, एक से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। तो अब क्या बोल रहा है, 7/2 में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं, मतलब कितनी होल यूनिट्स है। देखो मतलब अगर मान लो मेरे को 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले 2/2 से स्टार्ट होगा, अब 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, है ना, फिर 7/2 ऑफ कोर्स। तो क्या हो जाएगा, ये इसको किस में लिख सकते हैं अपन, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, रुक जाओ। अगर किसी भी फ्रैक्शन को, अगर जैसे कि अब मैं कितनी पूर्ण इकाई में लिख सकते हैं, मतलब इसको होल मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, बहुत इजी स्टेप सिखाता हूं मैं, कि अब जब भी, अब अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, नीचे वाली वैल्यू क्या है, 7/2 है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, हमेशा डिवाइड करने के लिए हमेशा क्या लिखते हो, 2/7 लिखते हो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डिवाइड नॉर्मल करना है, 2 3 जा 6, नीचे क्या बचा, 1, ठीक है। 7 में 6 क्या, 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो ऊपर आता है वो हमेशा कहाँ आएगा, साइड में आएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे आएगी, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो ये क्या हो गया, इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखा गया, ठीक है। मान लो अगर मुझे 4/3 का मिक्स फ्रैक्शन लिखना हो, तो 4/3 का कैसे लिखूंगा, 3/4, तो 3 1 जा 3, ठीक है। तो क्या आ गया, 1। ये कहाँ आता है, ये वाली वैल्यू कहाँ आती है, यहाँ आती है, ये वाली वैल्यू कहाँ आती है, नीचे आती है, और रिमाइंडर कहाँ आता है, ऊपर आता है। तो ये 1/3 क्या आ गया, इसका 4/3 लिख सकते हैं, कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 + 1 = 4, मतलब 4/3 लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को इससे इजी स्टेप से नहीं निकाला जा सकता, तो ये क्या होगी, एक बहुत ही सफल सॉल्यूशन है मिक्स फ्रैक्शन निकालने का, ठीक है। इस तरह आप निकाल सकते हैं। एक बड़ी भिन्न मिश्रित संख्या के रूप में लिखना, हमने देखा कि 3/2 को 1/2 लिखा, इसी प्रकार हम अन्य भिन्न को भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 4/3 को क्या लिखा जा सकता है, इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित भिन्नों के प्रत्येक के पूर्ण इकाई की संख्या ज्ञात कीजिए, पूर्ण इकाई ज्ञात करनी, जैसे कि अभी क्या है आपको, अभी तो ये इकाइयां ज्ञात करने को मिल रही है, पर आपको क्या करना है, पूर्ण इकाई ज्ञात करनी, जैसे कि यहाँ पे लिख दूं मैं 1/3, 3/3, और 2/3। अगर मैं देखो एक और चीज, जब आप आगे जाके मैथ्स और समझ जाओगे, जब इस मैथ्स फ्रैक्शन में, तो इन चीजों को और इजीली समझ लोगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 4/3 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है।
या फिर मैं इसको लिख दूं 5/3। ठीक है, 5/3 तो ज्यादा हो जाएगा, प्लस मैं इसको लिख दूं 3/3। अब क्या हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8। अब 8/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/3, 4/3 और 3/3। ठीक है, तो इस तरह भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ऐसे पूर्ण इकाई लिखनी है। अगर मेरे को इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं हमेशा क्या करूंगा, इस स्टेप का यूज करूंगा। 3 2 6, तो क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, मतलब 2 आएगा यहाँ, 3 आएगा नीचे, 2 आएगा ऊपर। 3 2 6 + 2 7। तो ये क्या आ गया हमारा, ये लिखा गया। ठीक है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह कैलकुलेट करना है हमेशा देख सकते हैं। एक मिश्रित संख्या मिश्रित भिन्न के एक पूर्ण संख्या होती है जो पूर्ण भाग कहलाता है, और एक वह भिन्न जो एक से कम होती है जो भिन्नात्मक भाग कहलाता है। ठीक है, मतलब एक मिश्रित संख्या में जो पूर्ण संख्या होती है, मतलब जो होल नंबर होता है। अब होल नंबर क्या होता है, 0 से लेके ऑफ कोर्स है ना इन्फिनिटी पर पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो वो क्या होती है, उसे पूर्ण भाग कहते हैं, मतलब होल नंबर कहते हैं। पर एक भाग जो एक से कम होता है, मतलब एक से जो लेस होता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल भाग। जैसे कि मान लो 2 1/3, तो ये क्या होगा, एक से कम होगा। ठीक है, एक से, सॉरी, एक से क्या होगा, कम होगा। तो इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट कहेंगे। और ये पूरा होल नंबर है तो इसको क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। ठीक है, या फिर होल पार्ट भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए इनको करना है, तो मान लो अगर मैं 9/5 को सॉल्व करता हूँ, तो 5 अपॉन ये 9, 5 5 1 5, 5 2 10, तो 5 1 5। ठीक है, कितना आया, 4 आ गया। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4/5, क्योंकि रिमाइंडर ऊपर आता है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/4/5। तो ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम एक मिश्रित संख्या को सामान्य रूप में लिख सकते हैं? हाँ हाँ, मैंने मिश्रित संख्या को भिन्न रूप में लिखने का तरीका ढूंढ निकाला है। मैं जानती हूं जब 3/4 है, इसका अर्थ है 1+1+1/3/4। मतलब 3 लिखा है, मतलब कितने बार, 1+1+1+3/4। अगर एक लिखा है, ठीक है, तो 1/4 मतलब 4 भागों में बांटा गया, तो मुझे प्राप्त होता है ये। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन इसने दे के रखा। अतः इसको क्या करा इसने, इस तरह क्या कर लिया, अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर लिया। जैसे 1/4 एक पार्ट, फिर 2 पार्ट, फिर 3 पार्ट, फिर 4 पार्ट। इसको क्या कर सकते हैं, 15/4। इसका इजी स्टेप भी ये है कि आप क्या कर दो, 3 4 12 +3/4। 12 + 3 कितना होता है, 15/4। ये क्या है, ज्यादा इजी स्टेप है। इन चीजों से ज्यादा बेटर क्या है, आप इसको इस तरह सॉल्व करिए। जैसे कि निम्नलिखित मिश्र संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखिए, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के। तो 3 4 12 + 1 13। जैसे कि अब ये 7, तो 7/2/3। 7 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है। तो 3 7 21। तो 21 + 2/3 करोगे तो 21 + 2 कितना होता है, 23/3। तो क्या आ गया, ये 23 आ गया। तो इसी तरह क्या करोगे, आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे। जैसे कि 10 + 3 = 30, और 30 + 9 = 39/10। मतलब इस वैल्यू को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, इस ऊपर वाली से प्लस करना है। तो इससे क्या करोगे आप, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आ गया तुल्य भिन्न, मतलब फ्रैक्शनल लेंथ अगर फाइंड करनी है, मतलब भिन्नात्मक लंबाई, तो उसके लिए फ्रैक्शनल दीवार यानी फ्रैक्शनल पट्टी का यूज किया जाता है। जैसे कि पिछले खंड में आपने विभिन्न भिन्नों को दर्शाने के लिए भिन्नात्मक इकाई वाले पेपर पट्टी का प्रयोग किया। आइए उस पेपर स्ट्रिप के साथ कुछ गतिवर्धित गतिविधि करें, मतलब उसके साथ देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। जैसे कि ये पूरा एक पार्ट है, ठीक है, इसको अगर 2 पार्ट में काटो तो ये 1/2, और ये ऑफकोर्स 1/2 होगा। पर अब जैसे कि अगर ये 2 पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, क्योंकि इनको कितने पार्ट में काटा गया, 4 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 4/8, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये अभी दिखा नहीं रहा है आपको, पर कितने पार्ट में काटा गया है, 8 पार्ट में काटा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 4/8। ये वाला पार्ट भी क्या है, 4/8 है, और टोटल मिलके क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि पूरी ये क्या है,
एक सिंगल पट्टी है। ठीक है, तो जैसे कि क्या 1/2 और 2/2 की लंबाई बराबर है? क्या 2/4 और 4/8 की लंबाई बराबर? हम कह सकते हैं कि 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 4/8। ठीक है, मतलब 1/2 को ही इसने दो पार्ट में काटा, फिर उसको कितने बार भाग में कर दिया? 4 भाग में और कर दिया। ये समतुल्य भिन्न है जो कि समान लंबाई को दर्शाता है। ये मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जो कि इक्वल लेंथ को दर्शाना है, लेकिन यह विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों के पदों में व्यक्त है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस के पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब कागज की पट्टियों का उपयोग कर जांचिए कि क्या 1/3 और 2/6 सम्मिलित भिन्न है अथवा नहीं। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों चीजों को और इकाइयों के बारे में जानना है। जैसे कि ये एक इकाई, इसको दो भाग में बांटा गया तो ये, अगर इसको 3 में, ये 4 में, ये 5 में, ये 6 में, इस तरह लिख सकते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्या 1/2 और 3/6 की लंबाई बराबर है? क्या 1/2 और 3/6 की लंबाई बराबर है? हाँ है। ठीक है, 2/3 और 4/6 की लंबाई बराबर है। ठीक है, ये 4/6 की लंबाई बराबर है। 1/3 और 2/6 की लंबाई बराबर है। तो ये क्या होता है? इक्विवेलेंट लेंथ ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें विचार का विस्तार, भिन्नात्मक इकाई 1/10, मतलब ये 10 के पार्ट में जो है इसको भी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या 3/6 4/8 तुल्य भिन्न है? मतलब क्या दोनों अलग अलग है? मतलब क्या दोनों फ्रैक्शन, तीनों फ्रैक्शंस है? ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? अपन सॉल्व कर सकते हैं। समान भागों का प्रयोग करके तुल्य भिन्न समझाना। तुल्य भिन्न यानी कैसे अपन तुल्य, चारों भाग आपस में होने चाहिए, चारों भाग आपस में बराबर होने चाहिए। तो 1/4 है ये भी 1/4 है, ये हम सीख चुके हैं। 1/4 है, 1/4 मतलब एक रोटी को चार टुकड़ों में काटा गया तो एक पार्ट कितना होगा? 1/4 होगा। संलग्न चित्र में चार बच्चों के बीच एक रोटी को बंटवारा दिखाया, प्रत्येक बच्चे को प्राप्त रोटी 1/4 है, मतलब क्या है? 1/4 है। तो अगर आप इस घटना को भाग विधि, जोड़ विधि और गुणन विधि से मध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। मतलब देखो, भाग विधि यानी 1/4 लिख सकता हूँ, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, योग विधि यानी, योग यानी सम। तो अगर मुझे एक को दर्शाना है तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करूंगा तो क्या आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, ये आगे कैसे होता है एडिशन, वो हम आगे भी देखेंगे। गुणन विधि, गुणन विधि यानी 4 × 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल तो क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब हम तीनों तरीके से क्या कर सकते हैं? इनको दिखा सकते हैं। तो हमने ये हो गया। इसके बाद, अब यदि मेरे समूह के में 10 बच्चे हैं तो मुझे कितने केक की आवश्यकता होगी ताकि समूह के प्रत्येक बच्चे को अनिल के बराबर केक मिले? क्या होगा यदि हम दो ऐसे समूह एक साथ रखें, एक समूह जिसमें 2 केक 5 बच्चों के बीच बराबर बांटे जाते हैं और दूसरा समूह जिसमें 4 केक 10 बच्चों के बीच? ठीक है, अगर 2 केक में 5 बच्चों के बीच बांटू तो हर एक केक में से कितना पार्ट आएगा? 2/5 पार्ट आएगा। और अगर मैं दूसरे समूह में से 4 केक है मेरे पास और 10 बच्चों में बांटू तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, मतलब हर एक बच्चे के पास 2/5 पार्ट आएगा, मतलब 2/5 पार्ट आएगा। ठीक है, या फिर 4/10 पार्ट आएगा। जैसे कि समूह एक मतलब ये दो। ठीक है, ये तो 2 केक है, उन कितने बच्चों के बीच बांटना है? 5 बच्चों के बीच। समूह 2 है जिसमें 10 बच्चों के बीच बांटना है। इस प्रकार दोनों स्थिति में प्रत्येक बच्चे का भाग समान है, मतलब दोनों के डिवाइडेड जो है सेम है। मतलब अगर 2 केक हैं तो 5 बच्चों के बीच बट जाएंगे, अगर 4 केक है तो 10 बच्चों के बीच बट जाएंगे। मतलब इसीलिए 2/5 = 4/10 हो सकता है। ठीक है, आइए हम निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक बच्चे के हिस्से की जांच करते हैं। एक रोटी दो बच्चे में बराबर बांटी जाती है। अगर एक रोटी दो बच्चे के बीच में बराबर बांटी जाए तो क्या होगा? हाफ आएगी, मतलब हाफ एक बच्चे को मिलेगी, हाफ दूसरे बच्चे को। दो रोटी चार बच्चों के बीच, अगर दो रोटी देखो, तो दो रोटी अगर चार बच्चों के बीच बटेगी तो भी उसके बीच क्या आएगा? 1/2 और 1/2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मान लो एक रोटी में से कितना पार्ट होगा? इतना। दो रोटी में से इतना, या फिर ऐसे नहीं तो दो रोटी में से चार बच्चों को बांटेंगे तो भी क्या आएगा? 1/2 ही पार्ट आएगा। मतलब एक रोटी में से दो, दो बच्चों को दे दिया, फिर एक और रोटी में से दो बच्चों को और दे दिया। ठीक है, आइए चित्र बनाकर इसे साझा करें। जैसे कि ये 1/2 1/2, फिर 2/4 2/4, मतलब 2/4 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। अब 3/6 3/6, मतलब हर एक बच्चे को क्या मिल रहा है? 3/6 करके
मिल रहा है। जिन भिन्नों के भाग समान होते हैं उन्हें तुल्य भिन्न कहा जाता है। जिन भिन्नों के भाग समान होते हैं, ठीक है, जिन भिन्नों के भाग समान होते हैं मतलब जिसके शेयर्स शेयर सेम होते हैं उसे तुल्य भिन्न कहते हैं, यानी इक्वल फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज फ्रैक्शनल अलग अलग तरीके से कराया गया है, पर उनका जो भाग है वो सेम है, मतलब जो उनका शेयर है वो सेम है। मतलब इनका शेयर क्या हो जाएगा, 1/2, इनका भी 1/2, इनका भी 1/2, इसका भी 1/2, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इसलिए 1/2, 2/4, 3/4 तुल्य भिन्न है। 1/2 के तुल्य कुछ और भिन्न को ज्ञात कीजिए, इन्हें बॉक्स में लिखिए। अगर आपको तुल्य भिन्न निकालना है तो उसकी इजी स्टेप है, मान लो आपको इसके आगे का निकालना है तो आप जो वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करो उसी को क्या कर दो नीचे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये 2/4, तो ये 2/4 हो गया, ठीक है। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/6 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/8 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/10 हो गया। और जैसे इनको आप डिवाइड करोगे एक दूसरे से तो ये 1/2 ही आएंगे। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है। 4 मित्रों के बीच बराबर बांटा गया 5 गिलास जूस 8 दोस्तों के बीच बराबर बांटे गए डैश गिलास जूस के समान है, ठीक है। मतलब इसने बोला है कि अगर 4 मित्रों के बीच बराबर बांटा गया 5 गिलास जूस, 5 गिलास जूस कितने बीच बांटा गया, 4 गिलास, तो 8 दोस्तों के बीच जो बांटा जाएगा उसको क्या कहेंगे। तो मान लो अगर इसको सॉल्व करना है तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ऐसा है, मान लो इसको क्या रख दूं मैं, एक्स रख दूं, ठीक है। तो 5/4 इक्वल टू x/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, या फिर 8 को अपन इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4/8। तो 4 2 8, यानी x इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ सकता है, 10 आ सकता है। एक सॉल्यूशन तो ये, या फिर दूसरा ये है कि देखो हमें पता है कि जब मैं 4 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। तो अगर मैं 4 में 2 फिर 5 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। मतलब ये क्या हो जाएंगे, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। जैसे कि 2 4 8, 2 5 10, तो दोनों क्या है, सेम वैल्यूज है। तो इस तरह दो तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है नेक्स्ट वाला, क्योंकि ये भी इजी टू गो है। यदि बांटे जाने वाली इकाइयों की संख्या समान है लेकिन जिन बच्चों के बीच बांटी जानी है उनकी संख्या अधिक है, मतलब जिन बच्चों के बीच बांटी जाने उनकी संख्या क्या है, बांटी जाने वाली इकाइयों की संख्या समान है, मतलब जो अपने पास क्वांटिटी है वो तो सेम है, पर जो बच्चों की संख्या बांटी जाने वाली उनकी संख्या अधिक है, तो भाग कम होगा, मतलब उनका जो डिवाइड होगा वो क्या होगा, कम होगा, यानी जो शेयर्स होंगे वो कम होंगे। जैसे कि यहाँ पे 4/7 जो है वो बड़ा है 4/8 के, क्योंकि यहाँ पे कितने बच्चों में बांटा जाने वाला है, 7 बच्चों में, पर यहाँ पे 8 बच्चों में, ठीक है। जैसे कि 4/8 इक्वल टू 1/2 होगा, मतलब शेयर कितने होंगे, हाफ होंगे, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। इस तरह क्या करेंगे अपन, सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि बच्चों की संख्या समान रखी गई किंतु बांटी जाने वाली इकाइयों की संख्या बढ़ गई। अब आप प्रत्येक बच्चे से मिलने के हिस्से के विषय में क्या कहेंगे, क्या चर्चा करेंगे। आप इसका तर्क स्पष्ट कीजिए कि 1/4 2/5 से अधिक है, ठीक है, ये भी आपको देखना है। इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए बच्चों की संख्या समान रखी गई, मतलब बच्चों की संख्या क्या है, सेम है, पर बांटा जाने वाली इकाइयों की संख्या बढ़ गई है। अब आप प्रत्येक बच्चे से मिलने वाले हिस्से के विषय में क्या कहेंगे, क्यों चर्चा कीजिए इसका। जैसे कि 1/2 और 1/5 ग्रेटर है 2/5 से, ऐसा क्यों है। मान लो एक रोटी अगर 5 बच्चों में बांटी जाए तो कैसे बांटी जाएगी, ये तो दो हिस्से हो गए, ये एक हिस्सा और हो गया, और मान लो ये 5 हिस्से, ठीक है। मान लो बराबर 5 हिस्से में बांट दूं कि 1 2 3 4 5, ये 5 हिस्से हो गए, तो एक ही रोटी में से 5 हिस्से क्या हुए, ये हुए। पर अगर मेरे पास दो रोटी हो गई तो दो रोटी में से 5 हिस्से करना कितना इजी है, ठीक है। दो रोटी में से 5 हिस्से, मान लो एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट ये होगा, थोड़ा सा बचा, फिर ये, तो है ना। तो ये क्या हो गया, 5 हिस्से करना मुश्किल नहीं है। मान लो अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है तो आप ज्यादा बांट पाओगे बच्चों में, इसीलिए ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। मतलब जैसे कि अगर आपके पास जैसे कि 5 आम है, ठीक है, अगर आपको 5 लोगों में बांटने हैं तो आप एक एक दे पाओगे। पर अगर आपके पास 6 आम है एग्जाम्पल, तो सबको एक एक तो दे पाओगे, पर सबके पास थोड़ा एक स्लाइस एक्स्ट्रा होगी, मान लो 1/5 स्लाइस एक्स्ट्रा होगी। मतलब इसमें से जब एक और आम में से आप जब 5 स्लाइसेस काटोगे तो एक एक बच्चों को दोगे,
तो उनके पास थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसीलिए क्या होगा, ये दूसरी वाली वैल्यू है वो ज्यादा है। तो मतलब अगर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो भले ही उससे फर्क नहीं पड़ता ये कितने लोगों में बांटी जा रही है। मान लीजिए कि 3 गिलास गन्ने का रस 4 बच्चों में बांटा गया, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4, मतलब 3 गन्ने का रस 4 बच्चों में बांटा गया। 7 गिलास कितने में बांटा गया, 10 बच्चों में। 4 गिलास बांटा गया 7 बच्चों में, और 5 गिलास बांटा गया 7 बच्चों के बीच बांटा गया, ठीक है। 7 गिलास गन्ने का जो 10 बच्चों के बीच, इस तरह क्या होगा, चीजें अलग अलग हो रही, मतलब बच्चे भी अलग हो रहे काउंट, और वहां पे क्वांटिटी जो है बच्चों की वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कौन से समूह की तुलना करना आसान है, पहले दो समूह की तुलना करने के लिए भिन्न 3/4 का तुल्य भिन्न ज्ञात करना चाहिए, मतलब उनका फ्रैक्शन ज्ञात करना चाहिए। तो क्या है, 3/4 और 7/4 मुक्ता ऐसे 3/4 6/8 और 21/30 7/10। क्या ऐसा नहीं कि जब बच्चों की संख्या समान है तो तुलना करना आसान है, मतलब अगर बच्चों की संख्या संख्या समान होगी तो हमें पता लग जाएगा, पर अगर बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक भिन्न को किसी भी फ्रैक्शन को सरल रूप में व्यक्त करना, मतलब आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इजी फॉर्म में, रिप्रेजेंट इन इजी फॉर्म, मतलब एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको इजी वे में। किसी भिन्न के अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभनिष्ठ गुणखंड न हो तो भिन्न अपने न्यूनतम या सरलतम रूप में कही जाती है। मतलब अगर उनको कॉमन फैक्टर वन ना हो, मतलब वन के अतिरिक्त कोई अन्य कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब मान लो 4/8 है, तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2, इधर होंगे 2 × 2 × 2 × 2। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। जब तक कि कॉमन फैक्टर्स 1 आता है तब तक ठीक है, ठीक है, मतलब कॉमन फैक्टर कौन सा सेम आना चाहिए, 1, पर अगर उसके अलावा आता है तो वो लोवेस्ट टर्म नहीं है, मतलब सरलतर रूप नहीं है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी भी फ्रैक्शन को इजी या फिर नॉर्मल वे में लाना या फिर लोवेस्ट फॉर्म में लाना ही क्या है, उसका एग्जैक्ट फॉर्म है। जैसे मतलब जैसे कि 16/20 क्या है, न्यूनतम पदों में नहीं है, जैसे कि 4×5 = 20, 4×4 = 16। अब क्या होगा, ये न्यूनतम में है क्योंकि ये एक दूसरे से कट भी नहीं रहे और इनका कॉमन फ्रैक्शन क्या है, सिंगल 1 है। तो इसी को क्या कहते हैं, लोवेस्ट पॉइंट या फिर लोवेस्ट भिन्न या फिर लोवेस्ट फ्रैक्शन। किसी भी भिन्न को अंश और हर में उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके न्यूनतम पदों में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब उनको सबसे लोवेस्ट टर्म में लाया जा सकता है। जैसे कि मान लो ये है 36/60 18/30, अब इसको और कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। 3×6 = 18, 3×10 = 2, 5 × 10, 2×3 = 6, मतलब लास्ट टर्म क्या आएगी, 3/5 आएगी। 3/5 से ज्यादा डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, और इसका लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 1 ही है ना। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर किसी भी वैल्यू को न्यूनतम पदों में ला सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं किसी एक वैल्यू को लेता हूँ, इसको लेता हूँ, 8×8 = 64, और फिर ये किससे कटेगा, 8, 8×1 = 8, तो कितने बचे, 6 बचे, 8×8 = 64, 2×4 = 8, 2×9 = 18, तो 4/9 इसका क्या हो जाएगा, न्यूनतम पद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह लोवेस्ट टर्म अपन फाइंड कर सकते हैं। भिन्नों की तुलना, मतलब आप भिन्नों फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, मतलब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से कंपेयर कैसे कर सकते हैं। कौन सा बड़ा है, 4/5 या 7/9, इस प्रकार दो भिन्नों को सीधे तुलना करना कठिन हो सकता है। यद्यपि हम जानते हैं कि समान हर वाली दो भिन्नों को तुल्य भिन्न कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब समान हर वाली, मतलब समान डिनोमिनेटर वाली दो भिन्नों का तुल्य भिन्न कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, वो तो हमें पता है। आइए देखिए कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि 4/5 है और 7/9 है, दोनों में क्या करा, जो इसमें क्या करा, 9 का ऊपर मल्टीप्लाई, 9 का नीचे मल्टीप्लाई, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर इसका क्या करा, इधर मल्टीप्लाई करा, तो क्या आ गया 36/45, और जो इसका डिनोमिनेटर है इसको इधर मल्टीप्लाई करा दोनों पर, तो 35/45। 5 और 9 का उभयनिष्ठ गुणज है 45, इसीलिए हम 45 को उभयनिष्ठ हर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, देखो हमें क्या करना है, ट्राई करना है कि इसका जो हर है या फिर डिनोमिनेटर है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो इससे हमें क्या पता लगा, हमें पहले ही पता है कि अगर आपको डिनोमिनेटर सेम मिल जाए तो वो वाली वैल्यू बड़ी होती है जिसके ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा इससे। जैसे कि 4/5 और 3/5, तो ज्यादा बड़ा कौन है,
4/5। इसी तरह क्या करेंगे, हमें पता लग जाएगा, मतलब ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए और इसे अन्य युग्म 4/9 और 17/21 के लिए प्रयास करें। जैसे कि 4/9 यानी सॉरी 7/9 यानी यहाँ से 7 का मल्टीप्लाई मैंने किया तो 7 7 सा 49, 9 7 सा 63। इधर क्या किया मैंने, 3 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम चीजें क्या, हमें मेन चीज क्या करनी है, हमें चीज करनी है कि हमें डिनोमिनेटर को क्या लाना है, सेम लाना है। अगर हम डिनोमिनेटर को सेम ला देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 51 बड़ा है तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। अब निम्नलिखित तुलना कीजिए की तुलना कीजिए और अपने उत्तर के कारण बताइए। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, 9/4 और 5/2। अगर मुझे इधर 4 लाना है तो मैं इधर किसका मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो इसी को अगर मुझे दोनों में मल्टीप्लाई करना है, मैं दोनों में क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि सेम आ जाए। तो 9 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 2, तो 9 2 सा 18, 4 2 सा 8। ठीक है, अगर मुझे इधर 8 लाना है तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करने का, 4 का। 5 4 सा 20, 2 4 सा 8। बड़ा कौन है, 20, तो बड़ा कौन होगा, 5/2, मतलब 5/2 ग्रेटर होगा 9/4 से। ठीक है, तो इससे हमें ये चीजें पता लग गई। भिन्नों को जोड़ना और घटाना, देखो अगर हमें फ्रैक्शंस को जोड़ना है और घटाना है, ये आगे चीजें के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें फ्रैक्शंस को क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम किस तरह करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, सेम होना चाहिए। या फिर अपन एक और तरीका होता है, उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि मीना के पिता को चक्की बनाई, मीना ने इसका भाग 1/2 खाया और उसके छोटे भाई ने इसका 1/4 खाया। मीना और उसके भाई ने मिलकर चिक्की का कितना भाग खाया। देखो, इसने क्या खाया, 1/2 खाया, और इसने क्या खाया, 1/4 खाया। तो दोनों ने मिलकर कितना खाया, तो हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/4 करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जो क्या होगा, उन दोनों ने जितनी चिक्की खाई होगी वो होगा। हम हम दृश्यीकरण के माध्यम से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। चिक्की एक टुकड़ा लीजिए और इसके, ठीक है, चिक्की का क्या लिया, एक टुकड़ा लिया, उसको दो पार्ट में बांट दिए, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2। मतलब चिक्की का आधा पार्ट किसने खा लिया, उसने खा लिया। ठीक है, अब मीना द्वारा खाया गया। ठीक है, अब मीना द्वारा तो खाया गया, अब भाई द्वारा कितना खा गया। अगर मान लो इसके 4 पार्ट करते हैं, 1 2 3 4, तो 1/4 क्या होता, हर एक पार्ट क्या होता, 1/4 होता। मतलब उसके भाई ने सिर्फ कितना पार्ट खाया, इतना पार्ट खाया। ठीक है, तो टोटल तीनों ने कितना खाया, इतना पार्ट खाया। ठीक है, तो 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 भी करें तो कितना हो जाएगा। तो इसने कितना खाया, मीना के भाई ने क्या खाया, 1/4, इसने खाया 1/2। अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, अगर कुल खाई गई चिक्की कितनी है, इतनी है। अगर मैं इन तीनों को 4 पार्ट में कर दूं तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4। तो अगर मैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करूं तो वो क्या होता है, 3/4। एक ट्रिक तो ये है, मैंने इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया और इस तरह सॉल्व कर दिया, क्योंकि मीना ने हाफ कही थी। पर अगर मैं उस चिक्की के पूरे 4 टुकड़े कर दूं तो 1/4 हर एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पर इसको तरीका सॉल्व करने का एक और तरीका है। मान लो कि 1/4 उसने खाया, 1/2 इसने खाया। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं, इन दोनों में जो एलसीएम लेते हैं, जैसे कि 4 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2। इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, 4 होता है। तो मैं क्या करूंगा, 4 लिख दूंगा यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 4 की टेबल से 4 कितने बार में कटेगा, 1 बार में, तो जरा 1 का मल्टीप्लाई होगा। 2 की टेबल से 4 कितने बार में कटेगा, मतलब अगर मैं 4 को ऊपर लिखूं, 2 को, 2 2 सा 4, तो कितने बार में कटा, 2 बार में, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 + 2/4 इक्वल टू 3/4। ठीक है, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आगे की क्लासेस में और देखने को मिलेगा। पर अगर आपको इसी तरह बताया गया है तो आप इसी तरह क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समान हर या समान भिन्नात्मक इकाई वाले भिन्नों का योग, मतलब उनको कैसे जोड़ें। जैसे कि 2/5 और 1/5 का योग ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखना, अगर डिनोमिनेटर सेम है, एक चीज और, अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि 1/4 और 2/5, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी वाली वैल्यू को क्या करना है, सिर्फ आपको ऐड करना है। यानी क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करना है। मान लो 1/2 प्लस 3/2 है, तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 4/2। ठीक है,
ये होगा उसका सॉल्यूशन। इस तरह भी कर सकते हैं। अब जैसे कि चित्रांक से कैसे कर सकते हैं, एक पट्टी को देखिए, इसको पहले 2/5 में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये एक पट्टी, उसको 5 भाग में बांटा गया, 1 2 3 4 5, इसके जब 2 पार्ट ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, और उसका एक पार्ट कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो अब क्या बोला है इन्होंने, दोनों भिन्नों का योग छायांकित भागों की कुल संख्या ज्ञात करने के समान है, तो प्रत्येक भिन्नात्मक इकाई 1/5 दर्शाती है। मतलब एक इकाई क्या दर्शाती है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है। ठीक है, तो सब 1/5 है, तो मैं क्या करूंगा, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। मतलब आप एक ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल तो क्या है, 4/4 पार्ट है ना, और ये 6 पार्ट है, तो 4 कॉलम खड़े किए, तो ये टोटल क्या हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 4/7। ठीक है, और अगर मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो एक 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 हिस्सा कितना होगा, 1/7, ये भी 1/7, ये भी 1/7। अब यहाँ पे 6/7 करा है, मतलब 6 पट्टियां ली, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पट्टियां ली हैं, और ये क्या लिए। तो अब क्या करेंगे, इसने अगर, जैसे कि मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करोगे, सीधे ऐड कर दोगे, 6 4 10 और 1, 6 4 10 क्या हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। और अगर इस तरह करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/7, तो आप कितने बार 1/7 लिखोगे, 4 बार। ठीक है, अब 6 बार क्या लिखोगे, 1/7 लिखोगे वापस, क्योंकि 6 बार अलग है। फिर इन सबको प्लस करोगे, इससे अच्छा क्या करोगे आप, कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, तो आप ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो इससे आपको आपका फ्रैक्शन योग मिल जाएगा। विभिन्न हर या विभिन्न इकाइयों वाले का योग। ठीक है, अलग अलग चीजों का योग कैसे करें। अब क्या करें अपन, अगर अलग अलग हर भिन्न है तो कैसे, 1/3 और 1/4, है ना। अब सबसे पहले क्या करना है, विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयों भिन्नों को जोड़ने से पहले हर का समान भिन्नाई इकाई वाली तुल्य भिन्नों को बदलने, यहाँ समान हर 3/4 बनाए जा सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, उसका हर क्या करना है, समान करना है, वाली तुल्य भिन्न ज्ञान कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, उसका जो हर है वो समान करना है। समान करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि ये 1/4 है, तो इसको इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का, तो ये हो जाएगा 3/12। ठीक है, और अगर आप 1/3 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4/12। अब अगर हर सेम हो गया, तो आप 3/12 प्लस 4/12 को सीधे ऐड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 4, 7/12। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। योग की यह विधि कितनी भी भिन्नों को जोड़ने में काम करती है। सामान्य पहली बार ब्रह्मगुप्त द्वारा 628 ईस्वी में बताई गई थी, मतलब पहली बार बताई गई थी। अब मान लो कोई भी भिन्नात्मक है, जैसे कि ये 2/3 और 1/5 है। ठीक है, 2/3 और 1/5। ठीक है, तो इधर 3 3 × 5 क्या करेंगे, 15 होता है। ठीक है, तो मैं इधर किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 का, तो ये हो जाएगा 5 2 10/15। इधर कर दूंगा 3 का मल्टीप्लाई, 3/15, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 15 हो गया, तो 10 3 13/15 क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखो 13/15। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अपन। और ऐसे क्वेश्चंस भी आगे देखेंगे। अगर अपन कोई क्वेश्चंस उठा के देखें, जैसे कि अगर मान लो, जैसे कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इन तीनों को मैं नॉर्मली एड कर दूंगा, 6 + 2 8, 8 + 5 13। ठीक है, 13/7। अब अगर इन दोनों का भिन्न है, तो 3/4, है ना, 3 4 = 12। तो मैं, ये तो चलो ऊपर कर चुके थे, तो अपन कोई और क्वेश्चन उठाते हैं। मान लो अगर मैं ये वाला उठाऊं, 8/3, तो 7 3 = 21, तो मैं ऊपर किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 7 का, 56/21, और 2/7 में मल्टीप्लाई करूंगा 3 का, तो 3 2 = 6/7, 21, तो ये भी 21, ये भी 21, मतलब क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। तो 6 + 56/21/21, तो 6 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 62/21। और अगर ये बाद में कट रहा होगा तो आप काट दोगे। ठीक है, जैसे कि अभी तो कट नहीं रहा है, ठीक है, तो नहीं काटेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62/21 हो जाएगा।
मतलब आप भिन्न वाले भी सॉल्व कर सकते हो और जो भिन्न नहीं है उनको भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब घटाने की क्या प्रक्रिया है, जैसे कि पहले तो ये प्रदर्शित किए गए, ये ठीक है, पर अगर नॉर्मल वे में देख सीखे हम, तो मान लो 6/7 को 4/7 से माइनस करना है। जैसा प्लस का रूल था वही क्या है, माइनस का रूल है। अगर हर सेम है तो आप क्या कर दोगे, इन दोनों को डायरेक्ट माइनस कर दोगे। 6 - 4 कितना होता है, 2/7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हर सेम है मतलब उनका जो ये देखो 2/7 इसका आंसर है। पर अगर हर जैसे कि ये इनका हर सेम है, ठीक है, तो 10/1 9/27, और इसको और काट सकते हैं। 9 × 9 9 × 27, तो 1/3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो सकता है। लोवेस्ट टर्म में लाया मैंने, किस में लाया, लोवेस्ट फॉर्म में लाया। इसको क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2/9, ये कैसा हो सकता है, ये हो सकता है 2/8। इसको लोवेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, 1/4, इसका क्या हो जाएगा, लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। पर अगर अपन ने समान चीजों वाली ला दी तो अपन समान चीजों को भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 3/4, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कैसे करता हूं मैं, 3 का, तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। मुझे हर को सेम लाना है, ठीक है, तो अगर मेरे को इधर किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 4 का, तो 2 × 4 = 8 और 3 × 4 = 12, तो कितना आया, 9/12 माइनस 8/12, तो कितना आ जाएगा, 1/12। तो ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह भी क्या कर सकता हूं मैं, सॉल्व कर सकता हूँ। देखो 1/12 के आगे, तो इस तरह क्या कर सकते हैं, अपन घटा भी सकते हैं, तो इनको घटाना भी बहुत ईजी है। तो ये आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो कोई भिन्नात्मक वाला लेते हैं, जैसे कि ये वाला लिया अपन ने 5/6, तो इधर मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि इधर 9 है तो इधर भी 9 का, इधर भी 9 का, 54, ठीक है, ये 54 आ गया। अब 4/9 में किसका मल्टीप्लाई करूं, 6 का, तो नीचे तो आ जाएगा 54 और 24। तो अब क्या करूंगा मैं, 45/54 माइनस 24/54, तो 54 तो नीचे क्या आएगा, सेम आएगा, देख याद रखना। तो 54 जो है वो क्या है, सेम है, तो 54 माइनस नहीं होता, वैल्यू में हमेशा माइनस किस कौन सी होती है, ऊपर वाली वैल्यूज होती है। तो 45 माइनस 24 कितना होता है, 5 में से ये गए 1, तो ये बचा 21, तो 21/54 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको अपन को और काटना है, जैसे कि अगर मैं इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाना है तो भी ला सकता हूँ। 3 × 7 = 21 और 54 को काटेंगे तो 3 × 1 = 3, 2 बचा, ठीक है, 3 × 8 = 24, तो 7/18 क्या हो जाएगा, इसका लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसका कर सकते हैं अपन, माइनस भी कर सकते हैं। एक चुटकी इतिहास, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में भिन्न को क्या कहा जाता था, संस्कृत में भी इसे भिन्न कहा जाता था, जिसका अर्थ है टूटा हुआ। इसे भाग या अंश अर्थात भाग या खंड भी कहा जाता था, ठीक है, टुकड़ा। आज हम जिस प्रकार से भिन्न लिखते हैं उसकी उत्पत्ति भारत में हुई है, ठीक है, किसमें हुई है, भारत में हुई है, फ्रैक्शन की उत्पत्ति। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ग्रंथ जैसे कि बख्शाली पांडुलिपि लगभग 300 ईस्वी में जब हाफ लिखना चाहते थे तो वे इसे 1/2 के रूप में लिखते थे, जो कि वास्तव में आज हम जिस तरह लिखते हैं उससे बहुत मिलता जुलता है। भिन्नों के साथ लिखने काम करने की यह विधि भारत में अलग शताब्दियों में आई, ठीक है, तो ये तो ऑफ कोर्स हिस्ट्री है, मतलब फ्रैक्शन का इन्वेंट हुए इंडिया में ही इन्वेंट हुए हैं। एक और बहुत अच्छा ये पैटर्न दिख रहा है, मान लो नीचे अगर 2 है और अगर अपन 1/2 का प्लस कर रहे हैं तो हमेशा सेम आएगा। अगर 1/3 का अपन 3 बार प्लस करेंगे तो सेम आएगा, 1/4 का। वैसे ही अगर 1/6 का मैं 6 बार प्लस करूं, मतलब मैं इसको 6 बार लिख दूं, प्लस करूं 3 3 6, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये एक पैटर्न है, ये देखने का है, या कभी आप आगे सॉल्यूशन क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह इसको सॉल्व करा जाता है। अब भिन्नात्मक इकाइयों तक बढ़ने एकमात्र तरीका है 1/3 से बदलना है, अतः 2 भिन्नात्मक, ठीक है। एक क्वेश्चन है बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, उसने बोला है भिन्नात्मक इकाई तक बढ़ाने का एकमात्र तरीका इसे 1/3 से बदलना है, अतः 2 भिन्नात्मक इकाइयों अवश्य 1/2 1/3 होगी। फिर तीसरी भिन्नात्मक संख्या क्या होनी चाहिए, मान लो जैसे कि हमने जब पढ़ा कि 1/4 प्लस 1/4 अगर मैं कर रहा हूँ, नीचे 4 है तो ऊपर भी मुझे 1/4 तक लाना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं ये चारों का प्लस करूंगा तब क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो हमें पता है कि जब चारों का प्लस करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। पर अगर मैं, मुझे देखे रखा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस कुछ वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे
इक्वल टू क्या आएगा, वन, वन आना चाहिए। ठीक है, तो वन कैसे आ सकता है? वन तभी आ सकता है जब यहाँ पे ऐसी वैल्यू, जब मैं तीनों का ऐड करूँ तो क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, एक्स लिख दूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, एक्स लिख दूँ, और इसको सॉल्व कर दूँ। किस तरह सॉल्व करूँ? जैसे कि मेरे को पता है कि अगर मेरे को इन दोनों को ऐड करना है तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मान लो मैं यहाँ टू का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया टू। यहाँ पे भी टू का क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और सॉरी, यहाँ पे थ्री का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो वन इंटू थ्री अपॉन थ्री इंटू, सॉरी सॉरी, नहीं, हाँ, तो मैं वन अपॉन टू में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, थ्री का ऊपर मल्टीप्लाई, थ्री का नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर क्या रखना है, सेम रखना है। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूंगा, टू का। एक और चीज, जब भी आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री अपॉन सिक्स प्लस थ्री अपॉन, और सॉरी, टू अपॉन सिक्स प्लस एक्स प्लस इक्वल टू वन। तो ये कितना हो गया, थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव अपॉन सिक्स। क्या हो गया, फाइव अपॉन सिक्स। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं, अगर मैं फाइव अपॉन सिक्स को उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा फाइव अपॉन सिक्स। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, वन होता है। उसके नीचे क्या होता है, वन होता है। ठीक है, वापस मुझे डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। तो मैं ऊपर सिक्स का मल्टीप्लाई, अभी नीचे भी सिक्स का मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं तभी माइनस कर पाऊंगा। ठीक है, इधर वन का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सिक्स अपॉन सिक्स माइनस फाइव अपॉन सिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन सिक्स। मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन अपॉन सिक्स। तो मैं एक्स की क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन सिक्स, जिससे मुझे क्या मिलेगा, वन मिलेगा। क्या होगा यदि आप चार विभिन्न इकाइयों को खोजें जिनका योगफल एक हो, मतलब चार ऐसी वैल्यू जिनका योगफल क्या हो, एक हो। अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, समान भाग हिस्से के रूप में भिन्न। जब एक पूर्ण संख्या वाली इकाई को समान भागों में बांटा या साझा किया जाता है तो उसे भिन्न कहा जाता है। मतलब किसी एक वैल्यू को अगर हम किसी पार्ट्स में बांटते हैं और उसको लिखते हैं तो वो क्या होता है, ये क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। जैसे कि मैंने इसको दो पार्ट में काटा तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये क्या कहता है, भिन्न कहलाता है। भिन्नात्मक इकाइयां यानी फ्रैक्शनल यूनिट, जब एक संपूर्ण मूल इकाई को समान भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक इकाई को क्या समान भागों में बांटा गया तो इसे क्या कहते हैं, भाग भिन्नात्मक कहते हैं, मतलब फ्रैक्शनल यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट, भिन्नों को पढ़ना, मतलब फ्रैक्शनल को कैसे पढ़ते हैं। ऑफकोर्स पांच बाय छह, तो पांच को अंश यानी पांच होता है न्यूमरेटर, छह होता है डिनोमिनेटर। मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ही कोई भी फ्रैक्शन हो जिसमें टू वन अपॉन थ्री लिखा हो तो ये क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन। और इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, थ्री का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, टू से। तो क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस वन अपॉन थ्री, और सिक्स प्लस वन क्या होता है, सेवन अपॉन थ्री। तो इस सेवन अपॉन थ्री को किस तरह भी लिखा जा सकता है, वन अपॉन थ्री, और ये इधर टू। संख्या रेखा, मतलब अगर अपन को फ्रैक्शन वाली वैल्यू को नंबर लाइन में डिसाइड दिखाना है तो वो भी अपन दिखा सकते हैं। पर ये डिपेंड करेगा कि उस नंबर लाइन को अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या कितने पार्ट में बांट रहे हैं। तुल्य भिन्न, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब, मान लो मैंने एक बाय चार लिखा, या फिर मैंने लिखा एट बाय थर्टी टू। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है। कैसे, एट वन, एट फोर जा थर्टी टू, तो इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। मतलब वैल्यू तो अलग अलग है पर उनका जो लोवेस्ट फॉर्म है वो क्या है, सेम है। न्यूनतम पद, जब भी किसी फ्रैक्शन को एकदम लोवेस्ट फॉर्म में लाते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूनतम पद। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा चार बाय सोलह, पर ये इसका न्यूनतम पद नहीं है। इसका न्यूनतम पद क्या होगा, जब दोनों का जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ सिंगल वन बचेगा। मतलब एक ही कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वन। मतलब दोनों में कॉमन डिफरेंस एक तो होना चाहिए, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे कि है चार एकम चार, चार चौक सोलह, तो वन अपॉन फोर। तो वन अपॉन फोर एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं क्या, नहीं। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वन होगा। तो इसको क्या कहेंगे, न्यूनतम वैल्यू। भिन्नों के योग, जोड़ना, मतलब भिन्नों को कैसे जोड़ सकते हैं वो हमने देख लिया है। उसके लिए हमें डिनोमिनेटर को सेम करना रहता है। भिन्नों को घटाना कैसे वो भी हम सीख चुके हैं। डिनोमिनेटर क्या करना है अपन को, डिनोमिनेटर को इक्वल रखना है। इस चैप्टर में हमने फ्रैक्शंस के बारे में समझा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में समझा, उनको प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, और उनके साथ और कैसे ऑपरेशंस या और कैसी खेल हम खेल सकते हैं।
तो इस चैप्टर में हम बहुत कुछ चीजें सीख चुके हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो इस वीडियो का इस तरह अंत करते हैं। थैंक यू।